हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ ज्ञानवर्ष आईटीआई के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे ऑनलाइन लेक्चर में मेंसुरेशन का तीसरा दिन है। कल वाले लेक्चर में हमने ट्रायंगल देखा था, ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते वो देखा था और उस पर क्वेश्चन कैसे आते थे वो सब देखे थे। आज हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज कैसे बनता है और चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल। जैसे कोई सी भी आकृति है जिसमें चार भुजाएं होती है वो क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है। वो एक क्या होता है? चतुर्भुज। जैसे आयत एक चतुर्भुज होता है, वर्ग एक चतुर्भुज होता है। क्यों? क्योंकि उसकी भुजा कितनी होती है? चार। तो वह आकृति जिसमें चार भुजाएं होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज, या आप कह सकते हो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो चतुर्भुज पढ़ने से पहले, उसके क्वेश्चन करने से पहले कुछ पॉइंट जानते हैं कि चतुर्भुज में क्या क्या कंडीशनें होती है और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सबसे पहले देखो, यदि चतुर्भुज में उसके आमने सामने वाले पॉइंट को यदि मिला दिया जाए तो आप देखोगे इसके अंदर दो ट्रायंगल बनते हैं। यदि चतुर्भुज के दो आमने सामने वाले बिंदु को या शीर्ष को मिला दिया जाए तो आप देखते हो कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे, दो ट्रायंगल बन रहे। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे? दो त्रिभुज बन रहे। तो इसका 180 और इसका 180, तो टोटल कितना हो गया? 360। टोटल कितना हो गया? 360। मतलब हम कह सकते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोण, तो चतुर्भुज में कितने कोण होंगे? चार कोण होंगे। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? 360। कैसे प्रूफ करा? चतुर्भुज के अंदर कितने त्रिभुज होते हैं? दो त्रिभुज होते हैं और एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 और 180 कितने हो गए? 360। यहाँ पर 360 कर लेना। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना आएगा? 360। यहाँ पर कितना कर लेना? 360। गलती से 180 लिखने में आ गया, यहाँ पर कितना करोगे आप? 360। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि त्रिभुज सॉरी चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360। ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है। ठीक है, कि चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360। क्लियर है? उसके बाद देखा जाए विकर्ण। विकर्ण क्या होती है? आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण। चतुर्भुज के आमने सामने वाले या त्रियक त्रियक शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण, या इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। ये इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको डायगोनल। त्रिभुज के आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण या डायगोनल। डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते उसको क्या नाम दिया? ई। विकर्ण एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करते उसको क्या नाम दे दिया? ई। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इन दो विकर्णों के कारण कितने त्रिभुज बने? इन दो विकर्णों के कारण कितने त्रिभुज बने? चार त्रिभुज बने। एक कौन सा है? ए ई डी। दूसरा कौन सा है? डी ई सी। तीसरा कौन सा है? सी ई बी। और चौथा कौन सा है? ए बी ई। चौथा कौन सा है? ए बी ई। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि दो विकर्णों के कारण एक चतुर्भुज में कितने त्रिभुज बने? चार त्रिभुज बने। ठीक है, तो इन चारों त्रिभुजों में देखो, यदि मैं इन विकर्णों को नाम दे दूं, जैसे ए से ई को नाम दे दिया मैंने, ए दूरी है। ई से सी को नाम दे दिया बी। सी से बी को नाम दे दिया सी। और ई से डी को नाम दे दिया डी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि विकर्णों का अनुपात है ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। विकर्णों का अनुपात है ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। कब? जब दो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसमें कुछ बातें याद रखिए कि त्रिभुज ए बी डी, मतलब कौन सा? त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी डी, सी बी डी की का अनुपात कितना होगा? ए अनुपात बी। ठीक है, कौन सा बोल रहा हूं? जैसे देखना, एक विकर्ण कौन सा लिया आपने? बी डी विकर्ण लिया। तो बी डी विकर्ण के इस तरफ वाला त्रिभुज कौन सा है? ए बी, ए डी बी, ए डी बी। और विकर्ण के इस तरफ वाला त्रिभुज कौन सा है? डी सी बी, या ऐसा भी बोल सकते हो सी डी बी। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ए अनुपात बी। इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ए अनुपात बी।
सेम इसी तरीके से देखिए, जो हरे कलर का विकर्ण दिख रहा था, हरे कलर के विकर्ण के ऊपर वाला कौन सा त्रिभुज है? ए डी सी, ए डी सी, और किसका अनुपात? ए बी सी, ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? डी अनुपात सी, डी अनुपात सी। क्लियर हुआ? सबसे पहले क्या लिया आपने? दो विकर्ण लिया, दो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे, तो उस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या नाम दिया? ई नाम दिया। एक विकर्ण को किस अनुपात में करता है? ए अनुपात बी, और ये वाला विकर्ण सी अनुपात डी में करता है। तो सबसे पहले आपने विकर्ण कौन सा लिया? बी डी। तो बी डी के इस तरफ वाला त्रिभुज का अनुपात और इस तरफ वाले त्रिभुज का अनुपात क्या होगा? ए अनुपात बी। सेम इसी तरीके से यदि विकर्ण ए सी लोगे, तो विकर्ण ए सी के ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज का अनुपात क्या होगा? डी अनुपात सी। क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझो क्या होता है। यदि चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज बनाती है। क्या मतलब है इसका? समझो, जैसे हर एक भुजा की मध्य बिंदु होगी, तो हर एक भुजा के मध्य बिंदु को यदि एक दूसरे से मिला दिया जाए तो बनने वाली आकृति हमेशा क्या होगी? पैरेललोग्राम होगी, समांतर चतुर्भुज होगी। ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है मैं बाद में अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी बस इतना याद रखना कि कभी भी किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को आपस में मिलाया जाता है। किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को यदि आपस में मिला दिया जाए तो बनने वाली आकृति क्या होगी? सब पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या होता है समझना। चौथा पॉइंट ये है कि एक चतुर्भुज है आपके पास, ठीक है, तो चतुर्भुज के दो तिर्यक आंतरिक कोणों का योग तिर्यक बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। एक चतुर्भुज के तिर्यक, तिर्यक मतलब आमने सामने के आंतरिक कोणों का योग तिर्यक बाह्य कोणों को, तिर्यक बाह्य कोण मतलब बाहर वाले कोण, तिर्यक मतलब आमने सामने के बाह्य कोणों के बराबर होता है। जैसे आंतरिक कोण कौन कौन से? ए और बी, और बाह्य कोण कौन कौन से? एक्स और वाई। तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा? एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। एक चतुर्भुज के आंतरिक तिर्यक आंतरिक कोणों का योग तिर्यक बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है, तिर्यक बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर और एक पॉइंट समझो। पांचवा पॉइंट क्या है? यदि त्रिभुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं मतलब 90 डिग्री पर काटते हैं। जैसे एक विकर्ण कौन सा है आपका? ए सी। एक चतुर्भुज लिया आपने ए बी सी डी, ए बी सी डी में दो विकर्ण लिया आपने, एक लिया ए सी, दूसरा लिया आपने बी डी। यदि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, मतलब ए बी सॉरी बीडी और एसी के बीच का कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ए बी का स्क्वायर मतलब ये वाली भुजा का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर मतलब उसके सामने वाली भुजा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर मतलब ये वाली भुजा का स्क्वायर और ये वाली भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। फिर बता रहा हूँ, यदि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो विपरीत भुजाओं के वर्गों का योग, विपरीत भुजाओं के वर्गों का योग विपरीत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। विपरीत भुजाओं के वर्गों का योग मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर कब होगा? जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में यदि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे, इस कंडीशन में यदि इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनता है? आयत। जैसे पिछले वाले केस में देखना, इसमें क्या करा था हमने? भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया था, तो क्या बन रहा था? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। क्यों बन रहा था? क्योंकि इसके जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन यदि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे तो इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति क्या होगी? आयत होगी। उनकी मिला भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति क्या होगी? आयत होगी, रेक्टेंगल होगा। क्लियर हो गया इतनी बात? अब बात करते हैं क्षेत्रफल की बात, कि क्षेत्रफल कैसे निकलता है। ठीक है, जैसे आपको यदि एक चतुर्भुज के दो विकर्ण दे के रखे और उसका बीच का कोण दे के रखे, तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ d1 d2 साइन थीटा। जैसे क्या दो विकर्ण कौन कौन से? d1 विकर्ण है, एक d2 विकर्ण है।
D1 और D2 के बीच का कोण कितना दे के रखा, थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा हाफ D1 D2 इंटू साइन थीटा। कब, जब आपको दो विकर्ण और उसके बीच का कोण दे के रखे तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, हाफ D1 D2 साइन थीटा। क्लियर है। चलो सातवां पॉइंट समझो क्या होता है चतुर्भुज का। सातवां पॉइंट ये है कि जैसे आपको पता है कि दो विकर्ण एक चतुर्भुज के अंदर कितने त्रिभुज बनाते, चार त्रिभुज बनाते। जैसे दो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो कितने त्रिभुज बनाएंगे, चार त्रिभुज। तो मैंने चारों त्रिभुज का नाम दे दिया, A1 A2 A3 A4। A1 A2 A3 A4 क्या है, इनका एरिया है, इनका क्षेत्रफल है। A1 क्या है, ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, देखो ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल है। A2 क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। A3 क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और A4 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है। तो आपको पता है जब दो विकर्ण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस चतुर्भुज के अंदर चार त्रिभुज बनता है। तो इन चारों त्रिभुजों के बीच में संबंध क्या होता है समझना, आमने सामने वाले मतलब विपरीत त्रिभुजों के क्षेत्रफल का गुणनफल विपरीत त्रिभुजों के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से बोल रहा हूँ, विपरीत मतलब आमने सामने त्रिभुजों के क्षेत्रफल का गुणनफल आमने सामने की त्रिभुजों के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब आप बोल सकते हो A1 इंटू A3 किसके बराबर होगा, A2 इंटू A4। A2 इंटू A4 कब होगा, जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो चार त्रिभुज बनेंगे। चारों त्रिभुजों के बीच में संबंध क्या होगा कि आमने सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल का गुणनफल आमने सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है। अब देखते हैं हम कि चतुर्भुज के प्रकार या क्वाड्रिलेटरल के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर बहुत सारे प्रकार होते हैं। मेनली कौन कौन से हमको पढ़ने, एक होता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत। ठीक है, सुना है इसके बारे में, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। रोम्बस मतलब सम चतुर्भुज। और ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। तो कितने प्रकार होते हैं मेनली, मेनली चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल के कितने प्रकार होते हैं, पांच प्रकार होते हैं। सबसे पहला आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ये जितनी भी आकृति है इन सभी आकृतियों में चार भुजाएं होती है। ये जितने भी आकृति है इन सभी आकृतियों में कितनी भुजाएं होती है, चार भुजाएं होती है। और आपको पता है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं या फिर चतुर्भुज कहते हैं। तो हम एक बाय एक सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आयत क्या होता है और आयत में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में पहले सबसे पहले क्या देखेंगे हम, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत। ठीक है, बेसिक देखो क्या होता है इसका। सबसे पहले आयत की बात करें तो आयत होता क्या है, आयत मतलब वह आकृति, वह चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यदि आप क्षेत्रफल की बात करें तो जैसे आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आपको मैंने एक आयत दिखा रहा हूँ। एक आयत है आपके सामने ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एक आयत है। तो इसमें आमने सामने की भुजा मतलब ए डी बराबर किसके बराबर होगा, बी सी। तो मैंने ए डी को क्या नाम दे दिया, एल। तो ये बी सी भी कितना होगा, एल। ठीक है, डी सी बराबर होगा किसके, ए बी के। तो डी सी को कितना माना, बी। इसको भी कितना माना, बी। मतलब इस भुजा की लंबाई एल है तो इसके सामने वाली भुजा की लंबाई भी एल रहेगी। इस भुजा की लंबाई बी है तो सामने वाली भुजा की लंबाई भी कितनी रहेगी, बी, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या रहती है, बराबर। ठीक है, अब इसकी यदि क्षेत्रफल एरिया की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, एल, और चौड़ाई कितनी है, बी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल इंटू बी। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। जैसे हमने त्रिभुज में भी देखा था कि तीनों भुजाओं का योग। इसमें कितनी भुजाएं, चार भुजा, तो चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं में देखो एल कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। बी मतलब चौड़ाई कितनी बार आ रही है, दो बार आ रही है। मतलब लंबाई भी दो बार आ रही है, चौड़ाई भी दो बार आ रही है। तो मैंने दो कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। एल मतलब लेंथ और बी मतलब ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ मतलब होती है चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2
इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 किस लिए लिया, क्योंकि लंबाई भी 2 बार आएगी आपकी और चौड़ाई भी 2 बार आएगी। क्लियर हो गया। त्रिभुज में, सॉरी, आयत, आयत में कितने विकर्ण होते हैं, 2 ही विकर्ण होंगे। आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण। आयत के आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण। तो ऐसे कितने विकर्ण बन सकते हैं, 2 ही विकर्ण बन सकते हैं। तो आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। तो यदि आपको विकर्ण की लंबाई पूछे तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकालोगे, तो देखना, मैंने क्या बोला था, आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस लगा सकते हो। समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस लगा सकते हो। तो देखना, ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और शेष भुजा, जो भुजा बच गई वो क्या होता है, आपका आधा। तो यदि मैं ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी में पाइथागोरस लगाओ, तो पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब डी टू का स्क्वायर, ये है ना डी टू। तो डी टू का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब का वर्ग मतलब बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, या फिर उसको आगे पीछे लिख दो, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जब इस स्क्वायर को आप बराबर के उधर लेके जाओगे तो कितना आएगा, अंडर रूट। जब स्क्वायर को बराबर के उधर लेके जाओगे तो रूट आएगा, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कभी आपसे विकर्ण की लंबाई पूछे तो क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर का रूट। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर का क्या आएगा, रूट, वर्गमूल। ठीक है। और D1 बराबर D2 क्यों, क्योंकि दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो D1 या D2 जो भी पूछे उसकी लंबाई क्या होगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। जैसे हमने देखा था कि एक चतुर्भुज में यदि 2 विकर्ण दे के रखा जाए और उनके बीच का कोण दे के रखा जाए, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। देखो ऐसे, जैसे आपको 2 विकर्ण कौन कौन से, एक D1 है और एक D2 है, और उनके बीच का कोण कितना है, लिया आपने, थीटा लिया। या फिर इसको लोगे तो कितना लोगे, 180 माइनस थीटा, क्योंकि एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180, ये है थीटा। या फिर इसको लोगे तो कितना लोगे, 180 माइनस थीटा। तो 2 विकर्ण कौन कौन से, D1 और D2। ठीक है, D1 D2 बराबर है, मतलब D1 के, या तो D1 ले लो या फिर D2 ले लो। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, एरिया निकालना कब निकालना, जब 2 विकर्ण और उनके बीच का कोण दे के रखे। ठीक है, देखना 2 मिनट। हाफ D1 D2 साइन थीटा आता है। तो D का स्क्वायर इसलिए करा क्योंकि D1 D2 दोनों आपस में बराबर है, तो या तो D1 लिख दो या फिर D2 लिख दो। तो D1 का स्क्वायर या फिर D2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी, और उनके बीच का कोण कितना है, साइन थीटा। उनके बीच का कोण कितना है, साइन थीटा। यदि आप 80 माइनस थीटा लेते हो, यदि उनके बीच का कोण कितना लेते हो, 80 माइनस थीटा लेते हो, तो साइन 80 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा कितना लेते हो। यदि आप उनके बीच का कोण 180 माइनस थीटा लेते हो, तो 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, वो भी कितना होता है, साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, डी स्क्वायर साइन थीटा। कब, जब विकर्ण और उनके बीच का कोण देखे रखे। ये क्लियर हो गया। लंबाई और चौड़ाई देके रखे तो लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 विकर्ण और उनके बीच का कोण देके रखे तो डी स्क्वायर साइन थीटा, हाफ डी स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखना, एक विकर्ण एरिया को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब यदि एक विकर्ण आयत के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है, एक विकर्ण आयत के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, मैंने यदि बोलूं कि इसके पूरे का क्षेत्रफल कितना है, ये पूरे का क्षेत्रफल माना 4 है, समझो 2 मिनट के लिए, ये पूरा आयत का क्षेत्रफल मैंने 4 माना, तो आपने एक विकर्ण खींच दिया, तो विकर्ण के ऊपर एक त्रिभुज बनेगा, विकर्ण के नीचे एक त्रिभुज बनेगा। तो विकर्ण के ऊपर का त्रिभुज का क्षेत्रफल और विकर्ण के नीचे के त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 4 आपने पूरे का क्षेत्रफल लिया, तो ऊपर वाला कितना होगा, 2, और नीचे वाला भी कितना होगा, 2, तभी जाके 2 और 2 कितने होंगे, 4। तो एक विकर्ण आयत के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि 2 विकर्ण, एक विकर्ण 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो 2 विकर्ण कितने बराबर भागों में बांटेगा, 4 बराबर भागों में बांटेगा। तो 2 विकर्ण पूरे आयत को 4 बराबर क्षेत्रफल में बांटता है।
दो विकर्ण पूरे क्षेत्र एरिया को, पूरे आयत के क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांटेगा। 4 बराबर भागों मतलब जैसे आपको पता है कि दो विकर्ण कितने त्रिभुज बनाएंगे, 4 त्रिभुज बनाएंगे, तो ये चारों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इन चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? एक विकर्ण से दो त्रिभुज बनते हैं, दो विकर्ण से 4 त्रिभुज, ठीक है, और उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। चलो कुछ और पॉइंट की बात है, देखो दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। मैंने बता दिया था कि आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब देखना क्या, जैसे ये D1 और ये D2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस पॉइंट को यदि O नाम दे दो तो O से B की दूरी और O से D की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इक्वली बाइसेक्ट मतलब बराबर दो टुकड़े करना, इक्वली बाइसेक्ट मतलब बराबर दो टुकड़े करना। तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर दो टुकड़ों में बांटती है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर दो टुकड़ों में बांटती है, ठीक है। दोनों विकर्ण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते, ये भी चीज याद रखना। आयत में दोनों विकर्ण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते, दोनों विकर्ण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते, और दोनों डायगोनल एंगल बाइसेक्ट भी नहीं होते, दोनों डायगोनल एंगल बाइसेक्ट भी नहीं होते। एंगल बाइसेक्ट मतलब देखना कैसा, जैसे आपने एक विकर्ण लिया, ठीक है, BD एक विकर्ण है, तो इसमें आप नहीं बोल सकते हो कि ये बी को दो बराबर भागों में बांटेगा। कोण बी को दो बराबर भागों में नहीं बांटता, ये एंगल बाइसेक्टर भी नहीं होता। जैसे आप डायरेक्ट बोल दो कि ये इसके बीच में से जा रहा है, ये इसके बीच में से नहीं जाता, ये पॉसिबल नहीं है कि ये इसके बीच में से जाए। मतलब ये एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटना। तो ये विकर्ण इस कोण को दो बराबर भागों में नहीं बांटता, विकर्ण इस कोण को दो बराबर भागों में नहीं बांटता। तो वही लिखा है, दो डायगोनल एंगल बाइसेक्ट भी नहीं होते, दो डायगोनल एंगल बाइसेक्ट भी नहीं होते। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट समझो, यदि आयत के अंदर एक आपने पॉइंट लिया, कोई सा भी पॉइंट ले लो, बिंदु ले लो आयत के अंदर, तो इस कंडीशन में इस बिंदु को सभी शीर्षों से मिला दो। जैसे आयत के अंदर आपने एक पॉइंट क्या लिया, P लिया, एक पॉइंट कौन सा लिया, P लिया, इस P को सभी शीर्षों से मिला लिया, P को A से मिलाया, P को B से मिलाया, P को D से मिलाया, P को C से मिलाया, ठीक है। तो क्या होगा देखना, P से A की दूरी का वर्ग और P से C की दूरी का वर्ग, P से A की दूरी का वर्ग और P से C की दूरी का वर्ग किसके बराबर होगा, P से B की दूरी का वर्ग और P से D की दूरी के वर्ग के बराबर, ठीक है। बात समझ में आया? त्रिभुज के अंदर यदि कोई सा भी एक बिंदु ले लो और बिंदु को सभी शीर्षों से मिला दो, तो समझना क्या संबंध बनता है, P से A की दूरी का वर्ग प्लस P से C की दूरी का वर्ग, एक ही लाइन में किसके बराबर होगा, P से B की दूरी के वर्ग प्लस P से D की दूरी के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अभी आपने एक बिंदु कहाँ लिया, आयत के अंदर लिया था, यदि आप बिंदु को आयत के बाहर लो तो भी ये वाली कंडीशन बनती है, तो भी ये वाली कंडीशन बनती है। मतलब P से A की दूरी का वर्ग प्लस P से C की दूरी का वर्ग किसके बराबर होगा, P से B की दूरी के वर्ग प्लस P से D की दूरी के वर्ग के बराबर, प्लस P से D की दूरी के वर्ग के बराबर, ठीक है। देखो मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ ऐसा होता है कि नहीं होता है। देखना कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे आपने सबसे पहले क्या बोला, P से D की दूरी का वर्ग, P से D की दूरी का वर्ग और P से B की दूरी का वर्ग, ठीक है। आपको पता है कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आपने इस बिंदु P से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला, लंब डाला मतलब 90 डिग्री पर एक लाइन खींची, ठीक है। आपने क्या करा, बिंदु P से सामने वाली भुजा मतलब इसके सामने कौन कौन सी भुजा आ रही है, एक तो आ रहा है DC और एक आ रहा है AB। तो इस पर क्या डाला, एक लंब डाला, एक 90 डिग्री की लाइन खींची, ठीक है। 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज, और जैसे समकोण त्रिभुज आ जाए तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखना सबसे पहले मैं इसको देख करवा रहा हूँ, PD का स्क्वायर। तो PD का स्क्वायर मतलब आप ये वाला त्रिभुज देखो, यदि PDO, PDO में देखो तो ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो इसमें आप लगा सकते हो पाइथागोरस। तो PD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, OP का स्क्वायर और OD का स्क्वायर, ये OP का स्क्वायर और OD का स्क्वायर,
होगा बराबर। फिर से देखना पी बी का स्क्वायर, तो पी बी के लिए आपने कौन सा लगाया, देखना पी बी, ये वाला पी बी है, तो आप अब आपने कौन सा त्रिभुज लिया, पी क्यू बी, पी क्यू बी। पी क्यू बी में यदि पाइथागोरस लगाओगे तो पी बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी क्यू का स्क्वायर और क्यू बी का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और क्यू बी का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और क्यू बी का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से आपको पी ए का स्क्वायर चाहिए, ये रहा पी ए। तो अब आप कौन सा त्रिभुज लोगे, पी ए क्यू, यही वाला समकोण त्रिभुज लोगे, पी ए क्यू। तो पी ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी क्यू का स्क्वायर और ए क्यू के स्क्वायर के बराबर, पी क्यू का स्क्वायर और ए क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, पी सी का स्क्वायर, ठीक है। पी सी का स्क्वायर के लिए आप कौन सा त्रिभुज लोगे, पी ओ सी, कौन सा त्रिभुज लोगे, पी ओ सी। इसमें यदि पाइथागोरस लगाओगे तो पी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओपी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखोगे, जैसे यहाँ से आपने यदि लंब खींचा तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, जैसे ओ से डी की दूरी और ए से क्यू की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, समान अंतर है, समान अंतर है, तो इसकी भुजा की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। सेम इसी तरीके से ओ से सी और क्यू से बी भी क्या होगा, बराबर होगा, ओ से सी और क्यू से बी भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, जिसमें जैसे मैंने गोले करे, जैसे ये वाला देखना, ओपी, ओपी किसके बराबर होगा, ओपी के बराबर, ओपी ओपी के बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब इस वाले समीकरण में भी ओपी आ रहा है, इस वाले समीकरण में भी ओपी आ रहा है, ठीक है। फिर लाल वाला देखना, ओडी स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर। तो अभी आपने प्रूफ करा कि ओडी किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर, मतलब ओडी का स्क्वायर जो होगा वही ए क्यू का स्क्वायर होगा, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए, ठीक है। फिर पी क्यू का स्क्वायर, इसमें भी पी क्यू का स्क्वायर है, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है। फिर क्यू बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओसी। देखो आपने यहाँ प्रूफ करा है क्यू बी किसके बराबर है, ओसी, तो क्यू बी का स्क्वायर भी वही होगा जो ओसी का स्क्वायर होगा। मतलब आप कह सकते हो कि ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, मतलब ये दोनों समीकरण आपस में बराबर होंगे। मतलब पी डी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर बराबर पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, ये प्रूफ हो चुका, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए, जैसे मैंने बोला था कि त्रिभुज, जैसे दो विकर्ण चार त्रिभुज बनाते, यदि वो विकर्ण ना हो, जैसे त्रिभुज के अंदर एक पॉइंट लिया आपने, त्रिभुज के सॉरी आयत के अंदर एक आपने क्या लिया, पॉइंट लिया, इस बिंदु को आपने सभी शीर्षों से मिलाया, सभी शीर्षों से मिलाओगे तो आप देखोगे तो इसके अंदर कितने त्रिभुज बन रहे, चार त्रिभुज बन रहे। इसके अंदर कितने त्रिभुज बन रहे, चार त्रिभुज बन रहे। इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का नाम दे दो आप, A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4। तो इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है कि आमने सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग आमने सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। मतलब A1 प्लस A3 इसके बराबर होगा A2 प्लस A4, जहाँ A1 A2 A3 A4 क्या है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल है। जैसे A1 किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज A, इसको दी O नाम दे दो, ओ सी, AOC का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये विकर्ण नहीं है, ये कोई बिंदु है, इन बिंदु से आपने सारे शीर्षों को मिलाया तब जाके ये चार क्षेत्रफल बने, तब जाके ये चार त्रिभुज बने और त्रिभुजों के क्षेत्रफल का संबंध है, ठीक है। इस वाले में और इस वाले में अंतर है, देखना। जैसे इस वाले में भी क्या है, इस वाले में ये दोनों विकर्ण है, इस वाले फिगर में, इस वाले चतुर्भुज में ये दोनों विकर्ण हैं। जब विकर्ण आए तो बीच में क्या होता है, गुणा, A1 A3 बराबर A2 A4, A1 A3 बराबर A2 A4। लेकिन इस केस में ये विकर्ण नहीं है, ये विकर्ण नहीं है, ये आपने एक अंदर कोई सी भी एक बिंदु लिए, बिंदु से आपने चार त्रिभुज बनाए। बिंदु से चार त्रिभुज कैसे बनाया, इस बिंदु को आपने सारे शीर्षों के साथ जोड़ दिया, इस बिंदु को आपने सारे शीर्षों के साथ जोड़ दिया तो चार त्रिभुज बने। और इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का संबंध क्या होता है, A1 प्लस A3, मतलब आमने सामने के क्षेत्रफल का योग आमने सामने के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। क्लियर है। एक समझो, जैसे मैं यदि एक आयत लिया आपने, ठीक है, ABCD एक आयत लिया, आयत का कोई सा भी एक भुजा लिया, ठीक। उस भुजा से आपने सामने वाली भुजा को टच करते हुए एक त्रिभुज बनाया, जैसे AQB, ठीक है। और एक त्रिभुज बनाया आपने AKB, और एक त्रिभुज बनाया APB,
ए पी बी। ठीक है, तो ये जो आपने तीन त्रिभुज बनाए, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि समझना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आप ध्यान से देखिए कि इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्र, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, इन तीनों त्रिभुजों का आधार क्या है, क्षेत्रफल नहीं, इन तीनों त्रिभुजों का आधार क्या है, ए बी है, तो सब में ए बी आएगा। आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई की बात करें तो ये सबकी ऊंचाई है, ये वाली लाइन सबकी ऊंचाई है, और सब में ये वाली लाइन कॉमन है। मतलब सभी त्रिभुजों का आधार ए बी है और सभी त्रिभुजों की ऊंचाई क्या है, ए डी है। या आप बी सी बोल लो, क्योंकि दोनों आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है आयत में। तो इसकी ऊंचाई या तो सी बी मान लो या फिर ए डी मान लो। तो सभी त्रिभुजों की ऊंचाई ये है, सभी त्रिभुजों का आधार एक ही है। तो इस केस से हम बोल सकते हैं कि एक वर्ग के अंदर, एक आयत के अंदर एक ही आधार से बनाए गए, एक ही आधार से बनाए गए त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखते हैं। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करिए, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, और इसके देखेंगे क्या क्या पॉइंट है, और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए।